स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा जो हमारी जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें हम आपका इकोनॉमिक्स पूरा करा चुके हैं और हिस्ट्री के भी हम आपको 2 पार्ट करा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता तक। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज से हम आपका भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम्स है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यूपीएसआई में पॉलिटी का एक अच्छा खासा वेटेज है और अच्छी पॉलिटी पूछी जाती है, तो यूपीएसआई के स्टूडेंट भी इस सीरीज को बहुत अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है तो इसमें आपका दिया गया है, पहली हेडिंग क्या है, संविधान। तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत कानूनों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी देश या राज्य का शासन चलाया जा सकता है। तो संविधान को आप ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि ये एक वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी देश का जो शासन तंत्र है उसको चलाया जाता है। अब इसमें आगे दिया गया है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारतीय संविधान है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो महारानी एलिजाबेथ ने जो चार्टर दिया गया था उसी के अनुरूप इन्हें अनुमति प्राप्त हुई थी व्यापार करने के लिए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। मतलब जो दीवानी राइट्स थे 1765 में बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, ये इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा 1765 में प्राप्त कर लिए गए थे। और भारत का जो संवैधानिक विकास है इनको हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था तब, और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता था। मतलब ब्रिटिश क्राउन जो आपकी 1857 की क्रांति हुई उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। और इससे पहले जो शासन चला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चलाया गया था। तो इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ब्रिटिश क्राउन के पहले का शासन और ब्रिटिश क्राउन के जो चार्टर आया था उसके बाद का शासन। तो इसमें देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था 1858 भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ से रूल स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 का आता है, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, तो उस क्रांति के बाद जो है वो भारत शासन अधिनियम आता है और इसी के थ्रू ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट अब इंडिया में जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगा। और भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारतीय संविधान का एक सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और बाकी अब यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आपके हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपका सीजीएल आने वाला है 12 तारीख से, तो आप देखेंगे यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। और आपके जो आने वाले एमटीएस के एग्जाम्स हैं, ग्रुप डी एग्जाम्स हैं, रेलवे के जो एग्जाम्स हैं और यूपीएसआई का एग्जाम्स है, तो यहाँ पे ये एक्ट से प्रश्न जरूर बनता है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद को नियुक्त किया गया। इसके अंतर्गत वारिंग हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पहला गवर्नर जनरल, पहला वायसराय। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारिंग हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। मतलब जब ये अधिनियम आया 1773 का, तो इसके तहत वारिंग हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया और साथ ही में जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के, मतलब बंगाल का जो गवर्नर था यानी वारिंग हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया था, इन दोनों प्रेसिडेंसी को।
इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई। तो ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो वो अधिनियम आपका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत की गई थी। और वर्ष पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कलकत्ता में हुई थी वो 1774 में हुई थी। ये दोनों आपको प्रश्न याद रखने हैं। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और जो इनके सहायक न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड इनके सहायक न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर का गठन करके कंपनी पर नियंत्रण अधिक सशक्त कर दिया। और इसके तहत सैन्य, नागरिक और राजस्व मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो ये जो अधिनियम आया मुख्यतः इसमें कार्य क्या हुए, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को। इसके बाद उसके जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो गवर्नर जनरल के अधीन की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे बनते हैं और उनके जो साथी सहायक थे चैम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड बनते हैं। और इस अधिनियम के तहत एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना की गई। तो ये इसका रिकैप था। और आई होप ये रेगुलेटिंग एक्ट आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए चलते इसमें आगे देखते हैं। तो आगे जो आता है आपका 1781 का अधिनियम, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में इस अधिनियम को पारित किया गया था। मतलब 1773 के जो अधिनियम था उसमें जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसको हटाने के लिए इसको पारित किया गया 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1781 का जो अधिनियम है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से हम जानते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब कंपनी कार्य कर रही थी तो प्रशासनिक और व्यापारिक यानी कि जो मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी वो कंपनी देख रही थी, लेकिन अब कंपनी के ये दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया था। और इस एक्ट ने सरकार को कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रण देने के लिए बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल बनाया। और जबकि वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास शासन का शुभारंभ किया। मतलब पहले कंपनी में एक ही लोग देख रहा था, अब बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले देख रहा था और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर ये अब वाणिज्यिक मामले यानी कि मार्केटिंग के मामले देख रहा था। तो ये 1784 के एक्ट से हुआ था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों की अधीक्षण और नियंत्रण करे। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई। पहली बार यह दोनों अधिकार गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। मतलब जो अधिनियम था अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां दी गई। तो ये दोनों शक्तियां जो प्राप्त हुई पहली बार ये जनरल कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई थी। आगे हम देखते हैं तो 1793 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम से कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो वो 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, उसके तहत इसको कंपनी के जो मामले थे वो 20 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिए गए थे आपके। तो इसके साथ तो सदस्यों को ये मैंने आपको बता ही दिया पॉइंट। तो और इस अधिनियम के द्वारा सभी कानूनों तथा विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। इसके बाद आता है आपका एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट।
इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय अफीम चीन के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मोस्ट और रिपीटेड पॉइंट, ये एक्ट हर बार पूछा जाता है। अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा तो रिव्यू करना तो मना कर दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम पे चीज़ें प्रोवाइड करा दें। कोई नहीं, इतना तो रिस्क आप लोगों के लिए ले ही सकते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको ये अपडेट देते रहेंगे और जो भी एग्जाम्स होंगे आपके आने वाले उनका भी वहीं पे अपडेट्स देते रहते हैं। तो ये एक्ट जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है कि चीन के साथ व्यापार और चाय का एकाधिकार समाप्त कर दिया, मतलब भारतीय जो कंपनी थी, भारत में कंपनियों का व्यापार, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार इनका बना रहा था, तो किस अधिनियम के तहत था? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था। इसके साथ कंपनी का लाभांश का 10.5% निर्धारित कर दिया गया था और इस चार्टर अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकार बनाई गई। विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया इससे, और ब्रिटिश संसद दिए अनुमति के बिना यह कानून नहीं लाए जा सकते हैं। मतलब जो ब्रिटिश संसद होगी उसकी आपको अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, उसके बिना अनुमति के आप ये कोई भी कानून मतलब लागू नहीं किए जा सकते हैं। और इसमें आगे आता है, तो इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाई दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी मतलब ये एक्ट मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये जो एक्ट है आपका 1813 का एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसी के तहत भारतीय शिक्षा पर ये राशि खर्च करने के लिए मतलब 1 लाख रुपए राशि खर्च करने दी गई थी, और ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए भी दिया गया था। और ये भी आपका पूछा जाता है कि ईसाई मिशनरी और भारतीय शिक्षा पर ये रुपए खर्च करने के लिए किस एक्ट के, तो वो 1813 का एक्ट आपको याद रखना है। इस अधिनियम में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान का प्रावधान भी किया गया था। तो शिक्षा पर राशि प्रतिवर्ष और ईसाई मिशनरीज और चीन के साथ व्यापार, ये 1813 अधिनियम के कुछ हाईलाइट थे। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मतलब जो एक्ट था ये जो सेंट्रल कमांड के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर देता था, तो इसी के लिए इस एक्ट में हमने देखा, तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। और क्योंकि इस एक्ट का काम ही था कि जो चीज़ें फैली हुई थी उनको एक सेंट्रलाइज्ड वे में एक सेंट्रल से कमांड किया जाए, तो इसीलिए जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस अधिनियम ने भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो पाए। हो गया ना पूर्ण नियंत्रण, तो इसीलिए इसको एक ऐसा एक्ट कहा गया, सेंट्रल एक्ट बोला गया इसको, कि जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव बिखरा हुआ था कि कोई यहाँ देख रहा था 2 प्रेसिडेंसी, वो 2 वहाँ देख रहा था, तो उसको उन सभी को एक अंडर में ला दिया गया, वो था भारत का गवर्नर जनरल। अब वही सारा कंट्रोल उसी के हाथ में दे दिया गया था पूरे इंडिया का। तो इस अधिनियम के द्वारा मुंबई मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। इसमें आगे हम देखते हैं, तो इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका संबंधी असीमित अधिकार प्रदान कर दिए, और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून और नए कानूनों के तहत बनाए कानूनों को अधिनियम किया गया। इस अधिनियमों के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ हुआ, और इस अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान किया गया कि रंग, जाति, धर्म और आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने दास प्रथा को समाप्त किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दास प्रथा को समाप्त किया गया, तथा 1843 ईस्वी में एल्बर्नो द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया और अंतिम रूप से इसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा मैकाले को प्रथम विधि सदस्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्रथम विधि सदस्य किसको? मैकाले को, तथा
सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया तथा मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों का विधि आयोग का भी गठन किया गया था। अब आता है चार्टर एक्ट 1853 का। तो जो चार्टर एक्ट 1853 था, यह अंतिम चार्टर अधिनियम था जिसमें भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। और पहले आपने ऊपर देखा था जो अधिनियम था, उसमें जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग था उसको अलग किया गया था। अभी यहाँ पे गवर्नर जनरल परिषद की जो एक ही चीज़ देख रही थी, तो उसके लिए यहाँ पे विधायी शक्तियाँ अलग कमेटी देखेगी और प्रशासनिक कार्यों को एक अलग कमेटी देखेगी। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया तथा इसमें 4 को चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया तथा सिविल सेवा नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी और इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के निर्देशों को नामित करने का अधिकार दिया गया। अब आता है भारत का शासन जो था 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। तो उसको हम देखते हैं। 1858 से 1947 तक की कहानी अब हम देखेंगे। तो इसमें भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, इस अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 1857 की विद्रोह जैसी घटनाओं को पुनरावृत्ति से रोकना, कि मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, इसलिए इस अधिनियम को पेश किया गया। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो गया। यानी कि जो भारत का शासन देख रहा है वो ब्रिटिश क्राउन के, जो जैसा इंग्लैंड में शासन चल रहा था वैसा ही ये भारत में शासन कर दिया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया तथा वायसराय भारत में ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया तथा द्वैध शासन का भी अंत कर दिया गया। तो 1858 से निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया और नियंत्रण बोर्ड को भी हटा दिया गया और साथ में जो द्वैध शासन लगा था उसको भी हटा दिया गया 1858 के अधिनियम से। आगे आता है इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा एक नया पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का भी स्थापना की गई और अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। मतलब जो अखिल भारतीय सेवाएं थीं और अर्थव्यवस्था थी, उसमें जो भारत सचिव था वो भारत परिषद की जो राय होगी उसको मानने के लिए बाध्य था। मतलब भारत परिषद की जो राय होगी उसको मानना ही होगा जो भारत का सचिव होगा। आगे आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को भी विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की जा सके। 1862 ईस्वी में कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराज नरेंद्र देव तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। इसमें विधि विशेषज्ञों के रूप में एक 5वां सदस्य भी शामिल किया गया। मतलब 5वां सदस्य जो था वो एक विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई जो आपातकालीन स्थिति में 6 महीने तक का प्रभावी रह सकता है। और ये जो अभी भी है, ये बस राष्ट्रपति के पास दे दिया गया है। राज्य में जैसे कैबिनेट नहीं चलती है ना, विधान परिषद या विधानसभा नहीं चलती है, तो गवर्नर के पास वो राइट होते हैं अध्यादेश जारी करने को, और वो राइट प्रेसिडेंट के पास भी होते हैं। जो कानून पूरे देश में लागू होता है जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है, बस उसको पास करना होता है,
तब वो कानून बनता है, नहीं वो अपने आप इनवैलिड हो जाता है जब संसद कार्य करती है। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत की। और पोर्टफोलियो सिस्टम ऐसे समझिए जो अभी चलता है ना, कैनिंग विभागीय प्रणाली, जैसे जो पोर्टफोलियो अभी दिए जाते हैं, आप देखते होंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है। और जैसे जो मंत्री हैं, जो आपका शिवराज सिंह चौहान हो गए कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्रालय ये एक पोर्टफोलियो टाइप होता है। गृह मंत्री अमित शाह हो गए और रक्षा मंत्री ये आपके राजनाथ सिंह हो गए। तो ये एक पोर्टफोलियो सिस्टम जो अब चल रहा है, वो पहले इसकी शुरुआत की जा चुकी थी। मतलब ये जो संविधान में चीज़ें ली गई हैं उनको पहले था, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बस उनको सेंट्रल में कर दिया गया। जैसे पोर्टफोलियो सेंट्रल में चलता है, ऐसे राज्य का अपना पोर्टफोलियो होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है और राज्य का वित्त मंत्री होता है। और जैसे पीएम होते हैं, जो पीएम अपने पास मंत्रालय रखते हैं, कुछ ऐसे ही सीएम होता है जो राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो अपने पास रख सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम इसी को कहते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। इनकी नामांकित सदस्यों से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। अधिनियम की कमियां क्या थी? तो विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को प्रभावी भूमिका नहीं थी। वह ना तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर बहस कर सकते थे। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था तथा ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। और भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। तो ये भी मतलब कुछ काम का नहीं था, क्योंकि इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तो उससे बहुमत इनके पास आ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा के तो उनके पास बहुमत उन्हीं के पास रखा गया। और इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया तथा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गई, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। पहले बहस की प्राप्ति नहीं थी और बहस नहीं कर सकते थे, लेकिन और मतदान भी नहीं दे सकते थे, लेकिन अब बहस कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं दे सकते थे इसमें भी। और केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 निश्चित की गई। इसमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। प्रांतीय पार्षदों में गैर सरकारी सदस्य जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। इस अधिनियम को दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा मिंटो भारत में वायसराय थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते थे। मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास का युगांतर घटना बताया था। आगे देखते हैं, इसमें आगे आता है इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में परिषद अधिनियम 1892 की कमियों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिवाद को राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमति की अनुमति थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरूप सत्येंद्र प्रताप सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और इस प्रणाली के आधार पर ही प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय तथा जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और जो कॉरपोरेट्स थे उनके लिए भी एक अलग से चुनाव का बंदोबस्त किया गया था, इसीलिए इसको
जो आता है ना कि अलग अलग चुनाव, तो वो 909 अधिनियम के तहत किया गया था। और मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के तहत आया था, तो वो 1909 के तहत आया था। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक जो था वो मार्ले मिंटो था, मतलब मिंटो ही था। भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को पारित करने के लिए निम्न कारण थे: सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध आदि। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और द्वैध शासन मतलब असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में संयुक्त प्रांत बॉम्बे, मद्रास और पंजाब में भी लागू किया गया था तथा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया तथा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आरक्षित विषय थे और एक आपके हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर शासन होता था और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन था। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस आदि थे और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य सेवाएं आदि आती थी। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों को आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांतों का विस्तार किया। इस अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ली आयोग की सिफारिश पर जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था वो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विशासन विधायिका स्थापित की गई और भारतीय विधान परिषद के स्थानों पर द्विशासन व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य अधिनियम को लागू होने के 10 साल बाद जांच करना और रिपोर्ट देने का भी अधिकार दिया गया। मतलब इसका काम यही था कि जब 10 साल हो जाएं तो इसके बाद जो रिपोर्ट है वो आपको जारी करनी है। आगे आता है, इस अधिनियम के द्वारा सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्राप्त किया गया। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हम जैसे 42वां संविधान संशोधन है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ऐसी 1935 को हम भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। तो इसमें देखते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है। इस अधिनियम से 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो इस समय चलती है, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ये आपको पता होना चाहिए, के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया तथा अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। और अवशिष्ट शक्तियां जो भारत में ली गई हैं वो कनाडा के संविधान से यानी कि कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन से भारत में अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार दलित जातियां, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार देने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के माध्यम से 1935 में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और भारत अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इसके पहले प्रमुख न्यायाधीश सर मॉरिस गवायर थे। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था इसी समय। और इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विशासनी व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसमें बंगाल, मुंबई, मद्रास और बिहार, संयुक्त प्रांत और असम थे। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इस अधिनियम
के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। यह एक सदस्य आयोग था जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन निम्न प्रस्तावों की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करेगा जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज की होगी तथा इसे ब्रिटेन से संबंध तोड़ने की भी स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिससे ब्रिटिश प्रतिनिधि और देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व शामिल होगा और ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नया संविधान पसंद नहीं आएगा तो उन्हें अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा तथा उनकी स्थिति भारतीय संघ के समान होगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जबकि एक नया संविधान क्रियान्वित नहीं होगा तब तक ब्रिटिश सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व होगी। ये क्रिप्स मिशन की बातें थीं। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था तथा कांग्रेस भारत की सुरक्षा पर प्रश्न पर सहमति नहीं थी। मतलब कांग्रेस के द्वारा जो था वो क्रिप्स मिशन को डायरेक्ट मना कर दिया गया था कि यह हमें मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी एक अलग से मांग थी और क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का भविष्य में भुगतान वाला चेक कहा था। मतलब एक ऐसे बैंक का चेक दिया जा रहा है जो अभी तो बैंकरप्ट है लेकिन वो भविष्य में हमें ये रुपए देगा। तो जब वो अभी से बैंकरप्ट है तो भविष्य में वो कैसे रुपए दे पाएगा। तो मतलब गांधी जी का यही मतलब था। क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का भविष्य में भुगतान करने वाला चेक कहा गया था। इसके बाद आता है बेबल योजना 1945। भारत के तत्कालीन वायसराय बेबल ने 14 जून 1945 को बेबल योजना की घोषणा की। बेबल योजना में निम्न प्रस्ताव शामिल थे। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुखों को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा परिषद में सवर्ण हिंदू और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकारण नहीं कर सकेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नोट: कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, मतलब बेबल प्लान को भी मना कर दिया था। इसके बाद होता है शिमला सम्मेलन। 24-25 जून 1945 को शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक ये आपका चलता है। मतलब 24-25 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक शिमला समझौता चलता है। शिमला सम्मेलन का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी थी कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग की शर्त से सहमत नहीं हुई जिस कारण यह सम्मेलन भी असफल हुआ। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली, ये भी पूछा जाता है जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो प्रधानमंत्री उस समय कौन था, तो क्लेमेंट इटली उस समय प्रधानमंत्री थे, द्वारा किया गया तथा एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस ने किया था और इसके अन्य दो सदस्य जो थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा जिससे विदेश रक्षा संचार विभाग संघ के अधीन किया जाएगा और इसके धन एकत्रित करने का अधिकार संघ को होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधानपालिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें प्रतिनिधित्व शामिल होगा। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों और अपशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहेंगी। संविधान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देशी रियासतों के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र के होंगे जिसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो थे वो दिल्ली, अजमेर, मेवाड़,
कुर्ग और ब्रिटिश का बलूचिस्तान। यह निश्चित किया गया कि लगभग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य चुना जाएगा और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिससे भारत में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। माउंटबेटन योजना 1947 आती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। यह योजना भारत के तत्कालीन वायसराय थे माउंटबेटन के द्वारा लाई गई थी। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको पारित किया गया था। आगे आता है आपका, और इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान जो पेश किए गए थे क्या, तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान को कब 14 तारीख को कर दिया गया था। इस अधिनियम को भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनेंट संप्रभुत्व राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में किया जाएगा, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। देश के लिए अलग अलग संविधान बनाने की शक्तियां तथा वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान बनाने एवं लागू होने का विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। इस अधिनियम में शाही उपाधियों को भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। 14-15 अगस्त को 1947 की मध्य रात्रि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समाप्त शक्तियों को 2 नए स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद संविधान सभा आता है और जो है आगे हम और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था और आगे हम संविधान सभा और उसके आगे को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करें। और हाँ, इकोनॉमिक्स की आपकी क्विज जो थी वो सारी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई हैं और भारतीय संविधान का निर्माण इससे संबंधित इम्पोर्टेंट 50 MCQ जितने भी बनते हैं आपके, वो भी टेलीग्राम पे MCQ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।